नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 9 इंग्लिश बुक्स बिहेव के चैप्टर 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड ये अल्बर्ट आइंस्टीन की स्टोरी है। आइंस्टीन बचपन में बहुत देर से बोलना प्रारंभ किया और उसके स्कूल टीचर ने कह दिया कि आइंस्टीन चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है, वह किसी फील्ड में नहीं जा सकता। उसके माता पिता दुखी हुए, लेकिन अंत में अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान साइंटिस्ट के रूप में उभरे। इन्होंने रिसर्च किया था E=mc², यानी मास और स्पीड ऑफ लाइट और एनर्जी का रिलेशन सॉल्व किया। वैसे बहुत समय एक विशेषज्ञ मैथमेटिक्स भी थे और साइंटिस्ट भी। तो आइए इसके बारे में चलते हैं। कहाँ से स्टार्ट होती है कहानी? फर्स्ट पैराग्राफ में दिखाया गया है, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के शहर उल्म में हुआ। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के शहर उल्म में हुआ था। बिना इस पूर्व सूचना के कि वे महानता की ओर अग्रसर हैं, इसके विपरीत उसकी मां ने उसे असामान्य समझा। इसके लिए अल्बर्ट का सिर बहुत बड़ा था। ढाई वर्ष की अवस्था में आइंस्टीन बात नहीं कर पाता था, अतः जब उनसे बोलना सीखा, वह हर बार किसी भी शब्द को 2 बार बोलता था। आइंस्टीन को पता नहीं था कि वह अन्य बच्चों के साथ कैसे घुले मिले और उसके खेलने वाले साथी उसे उबाऊ भाई का करके पुकारते थे। इस प्रकार यह युवा बालक अधिकांश समय अकेले ही खेलता था। आइंस्टीन को यांत्रिकी खिलौनों से ज़्यादा प्यार था। जो यांत्रिक खिलौना होती है, मैकेनिकल टॉयज होते हैं, उनसे उसको ज़्यादा लगाव था। अपनी नवजात बहन माजा को देखकर उसने यह कहा अच्छी है, परंतु इसके पहिए कहाँ? छोटा सा बालक अपने मन में किस प्रकार की भावना पैदा करता है। और बचपन में सब लोग उसे मजाक उड़ाते थे, क्यों एक बार जब बोलते थे किसी शब्द को तो 2 बार बोलने के कारण सब लोग उसे मजाक उड़ाते थे। अब आइए देखते, यहीं तक नहीं, आगे स्कूल में भी इनको कुछ समस्या आती है। एक मुख्य अध्यापक ने उनके पिताजी को बताया कि आइंस्टीन व्यवसाय के रूप में कोई भी विषय चुने, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह कभी भी सफल नहीं हो सकता। आइंस्टीन ने 6 वर्ष की आयु में वायलिन बजाना सीखना आरंभ किया, क्योंकि
उसकी माँ उसे यह सिखाना चाहती थी और उसने सीख लिया। आखिर में वह एक चमत्कारिक कुशल वायलिन वादक बने और इस कौशल को उसने सारे जीवन संजोए रखा, यानी पूरे जीवन तक बनाए रखा। जो लोग उसको मजाक उड़ाते थे वह एक जो है महान कुशल वायलिन बने और कौशल को उसने सारे जीवन तक पिरोए रखा। परंतु आइंस्टीन एक बुरा इंसान नहीं था। आइंस्टीन जो है एक बुरा इंसान नहीं था। वह म्यूनिख में उच्च विद्यालय से दाखिला हो गया। मीन से आइंस्टीन एक बुरा इंसान नहीं था। वह म्यूनिख में उच्च विद्यालय में दाखिला हो गया जहां आइंस्टीन का परिवार गया। आइंस्टीन का परिवार वहीं रहता था, चला गया। जब वह 15 महीने का था और उसने लगभग प्रत्येक विषय में अच्छे अंक प्राप्त किया, आइंस्टीन विद्यालय के कड़े अनुशासन से घृणा करता था और अक्सर अपने अध्यापकों के साथ झगड़ा करता था। 15 वर्ष की अवस्था में आइंस्टीन को इतना घुटन महसूस हुई कि उसने विद्यालय हमेशा के लिए छोड़ दिया। यानी पंद्रह वर्ष की अवस्था में ही, क्योंकि यह स्वतंत्र माइंड का बच्चा था, वह आज़ादी चाहता था, किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता था। सत्य बात पर भी वो अपने अध्यापक से लड़ जाता था, जिसके कारण जो है निश्चय किया कि रोज़ रोज़ टीचर के साथ झगड़ा करने से अच्छा है स्कूल ही छोड़ दो। उन्हें स्कूल को छोड़ दिया। अगले पैराग्राफ में, पिछले वर्ष अल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए और उन्होंने अपने पुत्र को अपने संबंधियों के यहाँ छोड़ दिया। यानी म्यूरिक से उनके माता पिता जो है मिलान चले गए। लंबी बहस के बाद आइंस्टीन ने जर्मनी भाषा स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा को जारी रखने का इच्छा बनाए रहा। एक ऐसे शहर में जो म्यूनिख की अपेक्षा अधिक उदार था, म्यूनिख की अपेक्षा अधिक उदार था। अगले पैराग्राफ देखते हैं। आइंस्टीन गणित में अत्यंत उपहार स्वरूप था तथा भौतिक में उसकी गहन रुचि थी और अपनी शिक्षा समाप्ति के बाद उसने यूरिक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निश्चय किया। परंतु विज्ञान ही केवल ऐसा विषय नहीं था जो उत्साहित नवयुवक जिसकी समुद्री घोड़े जैसे मूछें थी को पसंद आता था। यानी आइंस्टीन गणित में अत्यंत उपहार स्वरूप था। भौतिक में उसकी गहन रुचि थी और अपनी शिक्षा समाप्ति के बाद उसने ज्यूरिख विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निश्चय किया। परंतु विज्ञान ही केवल ऐसा विषय नहीं था जो उसकी नवयुवक उत्साही नवयुवक जिसकी समुद्री घोड़े जैसे मूछें थी को पसंद आया था। अगला पैराग्राफ देखते हैं। उसमें अपने एक सह विद्यार्थी मिलेवा मैरिक, जब वो स्टडी कर रहे थे उसी विद्यालय में जो है एक मिलेवा नाम की लड़की मिली उनको।
जिसे उसने बुद्धिजीवी प्राणी पाया और उनके साथ अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाया। यह युवा सर्व निवासी स्विट्जरलैंड पढ़ने आई थी, क्योंकि ज्यूरिख विश्वविद्यालय यूरोप के कुछ विद्यालयों में एक था जहां महिलाएं उपाधियां प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टीन को अपने मित्र में लगा कि वह कल साहित्य और संगीत को पसंद न करने वाले के विरुद्ध उनकी सहयोगी है। उसके परिवार और विश्वविद्यालय में ऐसे कई लोग थे जिससे वह निरंतर असहमत था। जोड़ा प्यार करने लगा। पत्र आज तक मौजूद है जिसमें उन्होंने अपने प्यार को शब्दों में व्यक्त किया, जिससे विज्ञान का समावेश बड़ी कोमलता के साथ था। आइंस्टीन ने लिखा था, मुझे कितनी अधिक प्रसन्नता एवं गर्व का अनुभव होगा जब हम दोनों सापेक्ष पर अपने कार्य को एक विजनात्मक दृष्टि से ले आएंगे। यानी वहाँ पर अपने दोस्त को बनाना चाहा। सन 1900 में 21 वर्ष की अवस्था में आइंस्टीन विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि लिया और उस समय वो बेरोजगार था। उन्होंने एक सहायक शिक्षक के रूप में कार्य किया और प्राइवेट अध्यापन किया और अंत में 1902 में एक तकनीकी विशेषज्ञ की नौकरी मिली, जो वर्ण और पेटेंट कार्यालय था, जबकि उसे दूसरे लोगों के आविष्कारों की जांचने का कार्य करना था। आइंस्टीन वास्तव में अपने विचारों को गोपनीय ढंग से विकसित कर रहा था। उसने मजाक में कार्य करते समय अपने मेज के दराज के सैद्धांतिक भौतिक ब्यूरो कहकर पुकारा था। सैद्धांतिक भौतिक ब्यूरो कहकर पुकारा था। सन 1905 में प्रसिद्ध पत्रों में आइंस्टीन के विशेष सापेक्षा सिद्धांत प्रकाशित किया। सन 1905 में प्रसिद्ध पत्रों में आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित हुआ, जिसने के अनुसार समय और दूरी स्वतंत्र नहीं है। समय और दूरी स्वतंत्र नहीं है। वास्तव में दो विशुद्ध घड़ियां एक जैसा समय नहीं बताएगी। यदि वे दोनों एक यात्रा के बाद एक दूसरे के पास तीव्र सापेक्षता लाती है तो इसे संसार का सबसे प्रसिद्ध सूत्र निकाला, जो द्रव्यमान व ऊर्जा के संबंधों को व्यक्त करता है। E बराबर mc²। यहाँ E इक्वल टू एनर्जी है, m जो है मास है और c वो प्रकाश का वेग है। जब आइंस्टीन भौतिक का सर्वाधिक कठिन समस्याओं का समाधान कर रहे थे, उनका निजी जीवन असफल होता जा रहा था। अल्बर्ट अपने अध्ययन समाप्त करने के बाद ही मिलेवा से शादी करना चाहते थे, परंतु उसकी मां उसके विरुद्ध थी। उन्होंने सोचा कि मिलेवा जो उस बेटे से 3 वर्ष बड़ी है, यानी मिलेवा जो है 3 साल बड़ी थी और आइंस्टीन जो है 3 साल छोटे थे, उसके लिए काफ़ी बड़ी थी। वे मिलेवा की बुद्धिमत्ता से परेशान थी। उनकी मां ने कहा, वह तुम्हारी तरफ एक किताब है। आइंस्टीन ने विवाह टाल दिया। जनवरी 1903 में इस जोड़े ने आखिर में विवाह कर ही लिया। माता पिता के विरुद्ध उन्होंने शादी कर ही लिया तथा उसके 2 पुत्र पैदा हुए, परंतु कुछ सालों के बाद ही शादी कमजोर पड़ गई। इसी बीच मिलेवा बौद्धिक आकांक्षा को खोने लगी तथा नाखुश गृहिणी बनने लगी। वर्षों की लगातार लड़ाई के अंत में 1919 में उनका तलाक हो गया। आइंस्टीन ने इसी वर्ष अपनी चचेरी बहन एल्स से विवाह कर लिया।
तलाक होते ही वो अपने बहन से ही, चचेरी बहन से विवाह कर लिया। आइंस्टीन का नया जीवन, नया निजी अध्याय उसके विश्व प्रसिद्ध के उत्थान को अनुरूप था। सन 1915 में उसने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया, जिसने गुरुत्वाकर्षण को एक नई व्याख्यान प्रदान की। सन 1919 में सूर्य ग्रहण ने इसका प्रमाण दिया कि वह बिल्कुल सही था। आइंस्टीन ने अपने से ही बिल्कुल सही गणना कर ली थी। उस प्रभाव का जो स्थिर तारों के प्रकाश जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा विचलित कर दिया। समाचार पत्र ने उनके कार्य की घोषणा एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में की। आइंस्टीन की भौतिक विज्ञान में सन 1921 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसे सम्मानों और बौछार कर दी और पूरी दुनिया से नियंत्रण मिलने लगे और प्रेस ने भरपूर प्रशंसा की। और इस प्रकार आइंस्टीन जो है वैज्ञानिक क्षेत्र में उभर रहा है। सन 1933 में जब नाजी सत्ता में आए तो आइंस्टीन अमेरिका में आ बसे। 5 वर्ष के बाद बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज अमेरिका के भौतिक शास्त्रीय के लिए चिंता का विषय बन गई। उनमें से बहुत से फांसीवाद से डरकर भाग गए, जैसे आइंस्टीन छोड़कर चले आए थे, और वे अब भयभीत थे कि नाजीवादी परमाणु बम बनाकर प्रयोग कर सकते थे। एक मित्र की आग्रह पर आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा, जिसमें चेतावनी दी, इस प्रकार का एक अकेला बम यदि एक बंदरगाह में विस्फोटित किया जाए तो यह समस्त बंदरगाह के साथ साथ समीपवर्ती चारों ओर के क्षेत्रों को एक साथ नष्ट कर देगा। उनके शब्दों का प्रभाव असफल नहीं हुआ। अमेरिकियों ने अपनी एक गुप्त परियोजना से परमाणु बम तैयार किया और इसे जापान के शहर हिरोशिमा तथा नागासाकी में अगस्त 1945 में गिरा दिया। काफ़ी विनाश से आइंस्टीन गंभीर रूप से हिल गया। इस समय उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक लंबा सार्वजनिक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट का गठन करने का प्रस्ताव किया। रूजवेल्ट को लिखे पत्र के विपरीत इस पत्र का कोई असर नहीं हुआ, परंतु अगले दशक में आइंस्टीन राजनीतिक में और सक्रिय हो गए। शास्त्रों के बनाने और उनकी समाप्ति के बारे में अभियान चलाते हुए तथा अपनी लोकप्रियता का शांति की बहाली के लिए प्रयोग कर रहा था। अंत में सन 1955 में 76 वर्ष की आयु में आइंस्टीन की मृत्यु हो गई। तो एक दूरदृष्टा और संसार का नागरिक तथा अपूर्व बुद्धि वाले वैज्ञानिक के रूप में याद किए जाते हैं। इस प्रकार हमारा महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी रही। यहीं पर इस स्टोरी समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।